हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020 एंड 50-50 सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 6 है ये, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो काफ़ी टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे ये टॉपिक्स चल रहे हैं। ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी हर साल कुछ टॉपिक्स रिपीट करता है, बार बार पूछता है। तो कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो हर साल जिनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये 2020 50-50 सीरीज़ का यही मोटिव है कि ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। तो मॉडर्न हिस्ट्री की 2020 50-50 सीरीज़ में ये पूरी टॉपिक लिस्ट है। ब्रिटिश पॉलिसीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आज इस लेक्चर में हम लोग एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो सारे टॉपिक्स थे ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, जैसे हमने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। ऑलराइट, ऑल्सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। तो यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज में जाओगे तो ये लेक्चर जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ 2020 एंड 50-50 सीरीज़, जो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। तो इनिशियली जैसे पहले 60 साल जो थे कंपनी रूल के, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग पर्पस से ही आई थी। सिर्फ उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि एजुकेशन को प्रमोट करना है वगैरह। वो प्योरली अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए आई थी कि हम प्रॉफिट बनाएंगे अपना, और अपना ट्रेड करेंगे और चले जाएंगे। तो एजुकेशन के लिए कोई ज़्यादा इंटरेस्ट उनको था नहीं, बट इंडिविजुअल लेवल पे कुछ एफर्ट्स जो है वो लिए गए थे। जैसे कि 1781 में कैलकटा मदरसा जो है इस्टेब्लिश किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और ये इसलिए किया गया था ताकि मुस्लिम लॉ को पढ़ा जाए और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ा जाए। उसके बाद संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था जॉनथन डंकन के द्वारा इन 1791, ताकि ये इसलिए किया गया था ताकि हिंदू लॉ को पढ़ा जाए और हिंदू फिलॉसफी को भी पढ़ा जाए, समझा जाए। ठीक है, तो ये किया गया था। फिर 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो वेल्लेस्ली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि सिविल सर्वेंट्स को कंपनी के लिए ट्रेन किया जा सके, और जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, कस्टम्स हैं, तो ये सब किया जा सके। बट इट वाज क्लोज्ड इन 1802। ठीक है, अब ये जो कैलकटा मदरसा था और ये जो संस्कृत कॉलेज था, इनको किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? ताकि ये लोग क्वालिफाइड इंडियंस का रेगुलर सप्लाई प्रोवाइड करते रहें, ताकि कंपनी के कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें हेल्प कर सकें ये क्वालिफाइड इंडियंस। और ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, उनकी नॉलेज जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहती थी उनको, अगर आप इंडियन स्टेट्स के साथ डील करना चाह रहे हो तो ये लैंग्वेजेस काफ़ी यूज़फुल रहती थी। इस वजह से क्वालिफाइड इंडियंस को यहाँ पर रिक्रूट करा जाता था और यहाँ पर पढ़ाया जाता था, सो दैट कंपनी के कोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से इस्टेब्लिश रहे। उसके बाद जितने भी एनलाइटन इंडियंस थे, मिशनरीज़ थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे फिर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था कि जो आपकी मॉडर्न एजुकेशन है, सेक्युलर वेस्टर्न एजुकेशन है, वो भी प्रमोट की जाए, क्योंकि उनको लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो जितनी भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इल्स जितने भी कंट्री में मौजूद थे, उनका एक समाधान बन के आ सकती है। तो मिशनरीज़ ने ये सोचा था कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इंडियंस का जो अपने रिलीजन पे जो फेथ है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, और वो जो है इंडियंस जो है फिर क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है चलती आ रही थी। ऐसे ही सिरमपुर मिशनरीज जो है वो इन पर्टिकुलर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत एंथुसियास्टिक थे। तो उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1813 का, और चार्टर एक्ट 1813 का उसने एक प्रिंसिपल को एनकरेज किया था कि जितना इंडियंस के अंदर जितने भी लर्नड इंडियंस हैं, जितने भी एजुकेटेड इंडियंस हैं, उनके प्रति मॉडर्न साइंसेस को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ थी कि आपकी मॉडर्न साइंसेस की नॉलेज जो है वो स्प्रेड होनी चाहिए, और जितने भी लर्नड इंडियंस हैं स्पेशली उनमें, और उनको लेकर के आना चाहिए, आगे आना चाहिए उनको। ठीक है, बट इस एक्ट ने ये डायरेक्ट किया था कंपनी को कि 1 लाख रुपीज़ एनुअली सैंक्शन किया जाए इस पर्पस के लिए, और जो कि 1823 तक जिसका कोई अता पता भी नहीं था। इनफैक्ट एक छोटा सा अमाउंट भी नहीं दिया गया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो है वो इस बात पे हो गई थी कि एक्सपेंडिचर जो है वो कितना देना चाहिए, एंड ये एक्सपेंडिचर क्यों ही देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। बट उसके बाद जैसे कुछ एनलाइटन इंडियंस
थे ऑलरेडी, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने कैलकटा कॉलेज जो है वो सेटअप किया था 1870 में। जितने भी एजुकेटेड बंगालीज़ थे जो भी इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ में, साइंसेज में, तो इनके द्वारा ये चलाया गया था कैलकटा कॉलेज। और साथ में गवर्नमेंट ने 3 संस्कृत कॉलेजेस भी कैलकटा, दिल्ली और आगरा, इन तीनों जगह पर सेटअप किए थे। ये था कि इंग्लिश एजुकेशन वगैरह अब लेकर के आए। उसके बाद आती है आपकी जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823 की एक कमेटी होती है। तो अब क्या होता है कि 1823 में जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है इस कमेटी के लिए, और इस कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं लॉर्ड मैकॉले। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ जो है वो ग्रांट करे। साथ में इस कमेटी में 10 यूरोपियन मेंबर्स भी होते हैं। अब इसके चलते एक कंट्रोवर्सी आती है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस कंट्रोवर्सी। तो ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस कंट्रोवर्सी जो है वो चल के आती है इसी कमेटी में, जो जनरल कमेटी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, इसी में ये कंट्रोवर्सी चल के आती है। एंग्लिसिस बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है एजुकेशन में वो सिर्फ मॉडर्न स्टडीज़ के लिए ही होनी चाहिए, मॉडर्न साइंसेस के लिए ही होनी चाहिए। जबकि ओरिएंटलिस्ट ये कहते हैं कि ठीक है, वेस्टर्न साइंसेस, लिटरेचर वगैरह भी पढ़ाई जानी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स अच्छी जॉब कर पाएँ, बट उतना ही एम्फेसिस आपको ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग पर भी करना चाहिए कि ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग का एक्सपेंशन हो सके। तो ओरिएंटलिस्ट बेसिकली ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को अलॉन्ग विद वेस्टर्न लर्निंग दोनों को ही सपोर्ट कर रहे थे। बट ये दोनों जो है एक क्वेश्चन पर डिवाइडेड थे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। तो एक फ्रैक्शन ऐसा था जो कहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जबकि दूसरा फ्रैक्शन ऐसा था जो कहता था कि इंडियन लैंग्वेजेस होनी चाहिए, वर्नाकुलर्स होनी चाहिए इस पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी कि इंग्लिश होनी चाहिए, वर्नाकुलर होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये सब चीज़ें जो है वो चलती आ रही थी। अब उसके बाद जो है कि लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835 में ये स्टार्ट होता है। तो ये जो लॉर्ड मैकॉले मिनट जो है वो एंग्लिसिस के फेवर में जाता है, और कि लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज होनी चाहिए और वेस्टर्न साइंसेस और लिटरेचर वगैरह पढ़ानी चाहिए। तो लॉर्ड मैकॉले मिनट ने ऑब्वियसली एंग्लिसिस को सपोर्ट कर दिया था। वेस्टर्न लिटरेचर, साइंसेस वगैरह स्प्रेड होनी चाहिए, एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता था इंडियन लर्निंग इज़ इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप फिज़िकल और सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव में देखते हो तो ये काफ़ी हद तक ट्रू भी थी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जाता था। तो ये लॉर्ड मैकॉले के व्यूज़ थे बेसिकली, कि उनको लगता था कि इंडियन लर्निंग जो है वो यूरोपियन लर्निंग से काफ़ी इन्फीरियर है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने बहुत जल्द ही इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया था सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी इंग्लिश स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह भी खोल दिए थे, और कोई भी एलिमेंट्री स्कूल्स वगैरह की जगह उन्होंने इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने ठीक समझे थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, सिंस एलिमेंट्री स्कूल्स को हटा दिया गया, ज़्यादा नहीं खोले गए, तो उन्होंने मास एजुकेशन को बेसिकली निगलेक्ट कर दिया था। फिर ब्रिटिश ने ये प्लान किया था कि हम लोग एक स्मॉल सेक्शन ऑफ अपर एंड मिडिल क्लास को एजुकेट करेंगे। इस वजह से उन्होंने एक क्लास बना दी थी, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि इंडियंस जो है वो ये क्लास बन गई थी कि इंडियंस सिर्फ आप ब्लड और कलर के बेस पर हो, ब्लड एंड कलर में तो आप इंडियन हो, बट अगर आपके टेस्ट देखे जाएं या आपके ओपिनियंस देखे जाएं या आपके मॉरल्स देखे जाएं, ठीक है, या फिर आपका इवन इंटेलेक्ट भी देखा जाए, तो इन सब चीज़ों में आप क्या हो, आप इंग्लिश के जैसे हो। तो ये एक अलग ही क्लास बना दी थी ब्रिटिश ने कि हम लोग ये इस तरीके की, ये जो अपर या मिडिल क्लास है, अपर एंड मिडिल क्लास, इनको हम लोग एजुकेट करेंगे। मतलब ये पूरा क्लास डिवाइड टाइप का बना दिया था इन लोगों ने, ठीक है। अब ये जो इंडियंस होंगे, जो अपर एंड मिडिल क्लास से होंगे, जो इस तरीके के इंडियंस जो यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बेसिकली एक इंटरप्रेटर्स का काम करेंगे गवर्नमेंट और मासेस के बीच में, और ये जितनी भी वर्नाकुलर्स हैं उनको और एनरिच करेंगे बाय वेस्टर्न साइंसेस, लिटरेचर के द्वारा, ताकि ये वेस्टर्न साइंसेस और लिटरेचर जो है वर्नाकुलर के माध्यम से और इन लोगों के माध्यम से बाकी मासेस तक भी पहुंच जाए। इस थ्योरी को कहते थे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी,
ठीक है, कि हम लोग एक छोटा सेक्शन उठाएंगे अपर एंड मिडिल क्लास का, उसके बाद वही लोग जो है वो वर्नाकुलर्स को और एनरिच करेंगे, और जो मॉडर्न साइंसेज है, लिटरेचर है, उनको आपको नॉलेज को मासेस तक पहुंचाएंगे। इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये याद रखना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ताकि आपको इस तरीके की क्लास जो है वो आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इससे बेसिकली हो क्या रहा था कि जितने भी मॉडर्न आइडियाज़ थे, अगर एजुकेशन नहीं भी हो रही थी तो मॉडर्न आइडियाज़ जो है वो फिल्टर डाउन होके मासेस तक पहुंच जाएं, और चाहे वो रूलर्स के द्वारा जो डिज़ायर्ड नहीं है वो ना हो, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे प्रेस है, पैम्फलेट्स हो गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सब के द्वारा जो है वो फिल्टर डाउन होके वो मासेस तक पहुंचनी चाहिए। मॉडर्न आइडियाज़ पहुंच रहे थे, तो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो सिर्फ इस प्रोसेस में हेल्प कर रही थी, ताकि बेसिक लिटरेचर जो है वो जैसे फिज़िकल हो गई या सोशल साइंसेज हो गई, वो नेशनलिस्ट को अवेलेबल हो जाए, ताकि सोशल एनालिसिस में उनका जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए कैसे काम आ सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो चीज़ चलती आ रही थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेम्स थॉमसन, 1843 का ये टाइम होता है। तो क्या एफर्ट्स लिए जाते हैं जेम्स थॉमसन के द्वारा, तो वो हम यहाँ अब जेम्स थॉमसन का टाइम होता है ये 1843 से लेकर के 1853 तक का, और जेम्स थॉमसन लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के, ठीक है। अब होता क्या है, जेम्स थॉमसन एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम डेवलप करते हैं विलेज एजुकेशन को इम्पार्ट करने की, कि विलेजेस में एजुकेशन जो है वो पहुंचाई जाए। अब कैसे पहुंचाई जाएगी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के माध्यम से। तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के मीडियम से आप विलेज एजुकेशन को इम्पार्ट करने की कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ये लाए थे जेम्स थॉमसन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ये जो विलेज के स्कूल्स थे, यहाँ पर काफ़ी यूज़फुल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे कि मेंसुरेशन हो गया, एग्रीकल्चरल साइंसेज हो गया, ये सब पढ़ाए जाते थे। और इनका पर्पस ये था ताकि पर्सनल ऐसा ट्रेन किया जाए, जो नया नया सेटअप हुआ था ये रेवेन्यू एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो उसके लिए एक अच्छा पर्सनल जो है उसको ट्रेन किया जाए। तो उस पर्पस के लिए ये विलेज एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट की जा रही थी। उसके बाद बेथ्यून 1849 का ये टाइम होता है, जिसमें बेथ्यून बेसिकली एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो बेथ्यून स्कूल जो है वो JED बेथ्यून एट कैलकटा यहाँ पर फाउंड किया गया था 1849 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये पहला ऐसा पावरफुल मूवमेंट था विमेन एजुकेशन की तरफ, जो कि 1840s में उमड़ा था, 1850s का ये टाइम था। तो बेथ्यून जो है वो प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन के, और मोस्टली बेथ्यून के एफर्ट से ही गर्ल्स स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छे से सेटअप किए गए थे, और जिसको गवर्नमेंट की ग्रांट्स एंड एड भी मिली थी, इंस्पेक्शन सिस्टम भी प्रॉपर आ गया था। तो ये बेथ्यून का ये टाइम था कि उनके एफर्ट्स के द्वारा ये चीज़ हुई थी, वुमेन एजुकेशन इम्पार्ट हो रही थी। अब आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, 1854 का ये टाइम था। तो 1854 में चार्ल्स वुड जो है वो एक डिस्पैच प्रिपेयर करते हैं एजुकेशनल सिस्टम के लिए, इंडिया के लिए। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो एजुकेशन की स्प्रेड के लिए, इंडिया में एजुकेशन की स्प्रेड के लिए ये काम कर रहा था। तो एम इसका क्या था कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। अब कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो वुड्स डिस्पैच के थ्रू लिए गए थे। जैसे पहला है कि इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मासेस तक पहुंचाने की, वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो थी, वो अपर क्लासेस में और मिडिल क्लासेस में हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वगैरह वाली, वो जो थ्योरी अभी हमने रिसेंटली पढ़ी थी, तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको सबसे पहले तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास एजुकेशन पहुंचाना। फिर इसका एम क्या था कि फ़ीमेल को वोकेशनल एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सके, टीचर ट्रेनिंग वगैरह कर सके। तो इसने बेसिकली ये कर दिया था कि इंग्लिश एक तो मीडियम होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो तो इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगी, इंग्लिश में ही पढ़ाया लिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश रही। जैसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो हायर स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। मतलब कि पहले हम अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हमें इंग्लिश सिखाई जाएगी।
तो ये पूरा हायरार्की सिस्टम अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे था। तो ये वो डिस्पैच से क्या हुआ था कि उन्होंने फीमेल पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, टीचर ट्रेनिंग पे काफ़ी मतलब इस चीज़ पर काफ़ी स्ट्रेस दिया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी भी गवर्नमेंट एजुकेशन में जो भी एजुकेशन इम्पार्ट होगी वो सारी एजुकेशन जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये जो ग्रांट्स एंड एड का सिस्टम था वो भी रेकमेंड किया था ताकि प्राइवेट एंटरप्राइज को भी प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ ग्रांट एंड एड और पब्लिक इंस्ट्रक्शन का जो डिपार्टमेंट है ये सब ये लोग लेकर आए थे ताकि प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज किया जा सके। अब इन्होंने ये जो हायरार्की बनाई थी ना, ये एक मिक्स सिस्टम बन गया था। कैसे? विलेजेस में जब आप जाओगे तो विलेजेस में आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स जो है वो विलेजेस में रखे गए। तो सबसे पहले ये हो गया, सबसे बॉटम लेवल पे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आओगे तो यहाँ पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स होंगे एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे। तो यहाँ पर क्या, धीरे धीरे आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी और वर्नाकुलर भी रहेगा। तो ये एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स होंगे, एफिलिएटेड कॉलेजेस वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे। उसके बाद जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं यहाँ पर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में। ठीक है, तो कैसे धीरे 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 करके, और ये जो हायर स्टडीज़ हो गई यहाँ पर एजुकेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया। तो कैसे धीरे धीरे करके वो लोग इंग्लिश सिस्टम में ला रहे हैं हम लोगों को, तो ये था पूरा आपका। अब इसके बाद 1870 का टाइम होता है जब एजुकेशन जो है उसको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो स्टेट होती है एजुकेशन की वो एक पुअर लेवल पे चली जाती है क्योंकि प्रोविंसेस के पास कुछ खास रिसोर्सेज नहीं रहते हैं और जो भी रिसोर्सेज रहते हैं एजुकेशन काफ़ी इग्नोर भी की जाती है। तो इस वजह से एजुकेशन जो है उसकी हालत विद टाइम जो है प्रोविंसेस के पास जाते जाते काफ़ी पुअर हो जाती है। ऑल्दो एजुकेशन को सिंस ट्रांसफ़र सब्जेक्ट भी बनाया जा चुका था और स्टेट्स के पास ये शिफ्ट कर दिया गया था। जो दो तरीके के सब्जेक्ट्स थे, रिजर्व एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं थे। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट हो गया जैसे, तो ये सारे जो हैं वो आपके जो इंडियंस हैं उन्हीं को ही दे दिए गए थे कि आप लोग ही देख लो, बल्कि जो रिज़र्व सब्जेक्ट थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे थे। तो सिंस उन्होंने ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बना दिया था तो ज़्यादा कुछ इनको दिया नहीं जाता था। एजुकेशन जो है इस वजह से उसकी हालत काफ़ी डिटीरियोरेट हो गई थी विद टाइम। उसके बाद आती है हंटर कमीशन, 1882 में ये कमीशन आती है। तो देखो, पहले जो स्कीम्स अभी पढ़ाई गई थी, जो पहले की स्कीम्स थी, उनमें क्या हो रहा था कि प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को काफ़ी निगलेक्ट कर दिया गया था। जब एजुकेशन को प्रोविंसेस में शिफ्ट किया गया 1870 में तो और ज़्यादा उसने सफ़र किया। अब 1882 तक आते आते गवर्नमेंट ने ये कमीशन जो है वो अपॉइंट कर दी, जिसमें चेयरमैन जो थे वो थे W हंटर। अब ये कमेटी अपॉइंट की गई ताकि जो एजुकेशन का प्रोग्रेस कैसी कर रही है एजुकेशन कंट्री में, क्या हालत है एजुकेशन की कंट्री में, क्योंकि एजुकेशन अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ख़राब हो रही थी हालत, तो इसी वजह से एजुकेशन की हालत सुधारने के लिए कमेटी अपॉइंट की गई। ठीक है, तो जब डिस्पैच आया था 1854 में, उस टाइम से ही ये कैसी चल रही है एजुकेशन की हालत, कैसी है, प्रोग्रेस कैसे कर रही है एजुकेशन कंट्री में, वो सब देखने के लिए ये हंटर कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब इसमें हंटर कमीशन में ज़्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक ही रही थी। ये हंटर कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशन थी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए थी। अब कमीशन ने काफ़ी चीज़ें जो है वो रेकमेंड की। सबसे पहले तो उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि स्टेट का जो स्पेशल केयर जो है वो रिक्वायर्ड है अगर आपको प्राइमरी एजुकेशन को और एक्सटेंड करना है और इम्प्रूव करना है, और प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही इम्पार्ट किया जाना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने रेकमेंड किया कि जो प्राइमरी एजुकेशन का जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं उनको। ठीक है, साथ में उन्होंने ये रेकमेंड किया कि जो सेकेंडरी स्कूल है, जो हाई स्कूल एजुकेशन है, उनके 2 डिवीज़न होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए आपका लिटरेरी डिवीज़न, ठीक है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी तक जाते हो। दूसरा है वोकेशनल डिवीज़न जो कि कमर्शियल कैरियर्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के डिवीज़न होने चाहिए। साथ में फीमेल एजुकेशन के लिए जो इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी इन्होंने देखा, स्पेशली जो
प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर जितनी भी फीमेल एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है उसके लिए जो इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं उस पर ध्यान दिया। तो ये सब रेकमेंड किया गया कि अगर आपको एजुकेशन जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ठीक से इम्पार्ट करनी है तो ये सब चीज़ें की जानी चाहिए। प्राइमरी में आपको वर्नाकुलर में पढ़ाया जाएगा, सेकेंडरी लेवल पे आपको एकेडमिक जो है यूनिवर्सिटी के लिए और वोकेशनल जो है वो कमर्शियल कैरियर्स के लिए। ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। फिर ये चीज़ की गई थी विमेन एजुकेशन का स्प्रेड। उसके अगले 2 डेकेड्स तक काफ़ी रैपिड ग्रोथ देखी गई और बहुत रैपिड एक्सपेंशन भी देखा गया सेकेंडरी और कॉलेजिएट एजुकेशन का। इंडियंस का भी खूब अच्छा पार्टिसिपेशन देखा गया था इसमें। ऑल्सो ये जो टीचिंग कम एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज़ थी उनको भी सेटअप किया गया, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई 1882 में सेटअप की गई थी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई 1887 की। तो ये सब चीज़ें देखी गई थी और काफ़ी अच्छा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखा गया था सेकेंडरी एंड कॉलेजिएट एजुकेशन का ये अगले 2 डेकेड्स में। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यही लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही करते हैं। एंड synopsisis.in इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं इस कोर्स की डिटेल्स के लिए। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।